इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी राष्ट्र के लिए उसका जो मुद्रा होती है, जो हमारी बात हुई थी तेल खरीदने को लेकर, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एक प्रपोजल बहुत सुंदर सा आया, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज, दो बातें हुई हैं, जो अपना व्यापार है वो आपस की मुद्रा में करें, करेंसी में करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने डॉलर डिप्लोमेसी को जो देखा है, डॉलर डिप्लोमेसी वर्ड ध्यान रखना, डॉलर डिप्लोमेसी, कि तुम्हें डॉलर में ही व्यापार करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें हमारे क्लब में आना पड़ेगा, जब तुम्हें जरूरत होगी तो हम तुम्हें डॉलर देंगे। अभी आपने रिसेंटली पाकिस्तान के केस में आईएमएफ, या 1991 में भारत में आईएमएफ का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष की जो बात हो रही है, वो तुम्हें किस रूप में सहायता देता है कि हमारी बात मान लोगे तो तुम्हें हम इतने डॉलर देंगे। सो दिस इज नोन एज डॉलर डिप्लोमेसी। और लंबे समय तक जो अमेरिका या जो डॉलर के उसके जो लामबंद देश हैं, उसकी जो पावर बनी रही, आप दुनिया की किसी भी सोवरेन डेप्ट फंड के बारे में बात कर लो, बैंकिंग के बारे में बात कर लो, अमेरिका के पास सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाए कोई फर्क नहीं, उसने सबसे ज्यादा कर्ज ले लिए कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी चीज है? डॉलर डिप्लोमेसी। डॉलर डिप्लोमेसी, वो डॉलर डिप्लोमेसी पूरी उसकी बैंकिंग प्रणाली को AAA+ रेटिंग है। भारत मांगता घूम रहा है कि हम देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं हमारी बात, BBB रेटिंग दे देते हैं, BBB- दे देंगे, बहुत अच्छा किया BBB+ दे देंगे। हम कह रहे हैं यार हम इतना अच्छा कर रहे हैं, नहीं सुनवाई है। लेकिन अमेरिका कहीं पर भी रहे, वो परफॉर्म क्या कर रहा है? बेस्ट अपना परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डॉलर डिप्लोमेसी। तुम्हें कुछ भी इस दुनिया में करना है, तुम्हें डॉलर से ही होकर गुजरना पड़ेगा, और यही उसकी पावर का सबसे बड़ा कारण है। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, इस बड़ी शुरुआत को समझना, ठीक है, मौका लगेगा तो उसको पढ़ा देंगे। इमरजेंस ऑफ ब्रिक्स करेंसीज, बड़ी जबरदस्त बात है। इमरजेंस ऑफ ब्रिक्स करेंसी, देखते हैं कितने लोगों ने इसको ध्यान दिया है। एंड न्यू इपो इन द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, मैंने इसका नाम जो दिया है टाइटल का, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि किसी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, ठीक है। तो कहीं आया ये द हिंदू में आया, चलो कोई बात नहीं है। द इमरजेंस ऑफ ब्रिक्स करेंसीज, मैंने एक इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट से लिया। इसमें जो बात हो रही थी, क्योंकि आपको पता है दो बातें हुई, एक तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात हो रही है कि ब्रिक्स में नए मेंबर आना चाहिए ताकि और ज्यादा जियोपॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट कर सकें, जियोपॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट कर सकें। दूसरा कह रहा है कि इमरजेंस ऑफ ब्रिक्स करेंसी, क्योंकि ब्रिक्स जो है बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने साथ रखते हैं, और अगर हम आने वाले समय में ब्रिक्स देशों की करेंसीज को एस्टैब्लिश कर पाते हैं, और क्या कहता है, न्यू एपो इन द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, एक नए युग की शुरुआत है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आप एक होता है जियोपॉलिटिक्स, जिसके अंतर्गत क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं कि तेरा देश ये मेरा देश, एक होता है करेंसी लैंडस्केप। तो करेंसी लैंडस्केप, कहां कहां मेरी मुद्रा चल रही है, वो सब कुछ मेरे हिस्से का एक मेरा हिस्सा है। तो यहां पर जो है वो इकोनॉमिक लैंडस्केप में जो डॉलर डिप्लोमेसी है, उसको बहुत बड़ा जो है टक्कर दे सकता है। चाइना इसमें पार्ट है, इंडिया पार्ट है, ब्राजील पार्ट है, रशिया पार्ट है। ये दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमीज में से एक है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। और ये बहुत आसानी से अगर इस तरह की चीजों को कर पाते हैं, तो आने वाले समय में ये डॉलर डिप्लोमेसी को क्या दे सकते हैं? बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ब्रिक्स में ज्यादा मेंबर्स को लेकर आ पाते हैं, तो ज्यादा मेंबर लाने से क्या होगा, ब्रिक्स जो एक क्षेत्रीय संगठन से निकलकर एक बहुत बड़े वैश्विक संगठन के रूप में तैयार हो पाएगा, एक ग्लोबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में तैयार हो पाएगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का वो प्रतिनिधित्व कर पाएगा। दूसरा, अगर हम ब्रिक्स करेंसीज को भी लेकर आ पाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें जो चाइना है वो परंपरागत रूप से वो हमें एक शत्रु के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और मेरा इसको लेकर एटीट्यूड अलग है कि हम चाइना से अगर शत्रुता ना करके अगर हम चाइना के साथ बिजनेस के बात करें, तो शायद आज हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मैं डे वन से समझ रहा हूं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं। पेंटागन कभी नहीं चाहता था कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के पास आए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान उसी को है।
ये दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दुनिया के दो सबसे बड़े बाजार, दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री, सबसे युवा आबादी अगर एक साथ आ गए तो फिर जो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हुआ था कि आने वाले टाइम में हमें तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, पूरी दुनिया का जो सेंटर, जो पावर सेंटर है वो एशिया में स्टैब्लिश हो जाएगा, एशिया में स्टैब्लिश हो जाएगा। जापान ने कोशिश की, ताइवान ने कोशिश की, एशियन टाइगर्स ने कोशिश की, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि जापान, ताइवान ये बड़ी आबादी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजिकली बहुत इनहेंस कर लिया, लेकिन लंबे समय तक आपकी जो बड़ी आबादी होती है वो एक बड़े बाजार को सपोर्ट करती है, आप कंज्यूम करते हैं चीजों को। जापान की ज्यादा से ज्यादा आबादी क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। ये सभी आइलैंडिक कंट्रीज हैं। तो आने वाले टाइम में जो पावर सेंटर है वो किसके पास आने की संभावना है? इंडिया के पास आने की संभावना। सो दीज आर द फैक्टर जहां कर हम बात करें तो ये जो डॉलर डिप्लोमेसी है इस पर नजर रखना, इसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हर तरह का लैंडस्केप हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये पैसे की जो लड़ाई होती है वो सबसे खतरनाक लड़ाई मानी जाती है। सो मेरे ख्याल से अगर ये हो जाएगा, हालांकि अमेरिका इसको होने नहीं देगा, तुरंत अभी चारा डालना शुरू कर देगा, किसी के साथ लड़ाई शुरू कर देगा, किसी के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स में जो देश हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। अमेरिका रशिया की आपस में तनातनी है, ठीक है। चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ क्या ट्रेड वॉर में है, व्यापार युद्ध में है। भारत को उसने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रखा है। इंडिया चाइना एक दूसरे के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा रशिया से हम दूरी बढ़ा रहे हैं और अमेरिका की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। रशिया एक युद्ध के अंदर चला गया है जिसकी वजह से वो अलग थलग पड़ा हुआ है। तो बहुत ही इस समय जो सिनेरियो है, और अगर बात करें ब्राजील की तो पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें तो दिल्मा रोसेफ के जाने के बाद से वहां पे कोई बहुत ताकतवर नेतृत्व नहीं आ पाया, इसलिए पिछले कुछ समय से ब्राजील बिल्कुल डॉर्मेंट है, दुनिया से गायब, ऐसा लग रहा है खबरों से पूरी तरह से गायब है। तो वो अपनी पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, बहुत कुछ वहां उठापटक चल रही है, वहां भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, प्रशासन अच्छा नहीं है, तो वहां पे दिक्कतें वहां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ब्रिक्स कंट्री में साउथ अफ्रीका भी कुछ समय से बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, वो कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स अपनी पावर को खोता चला जा रहा है, जो आज से कुछ साल पहले हुआ करता था। और इनके नेचर बड़े ही पैराडॉक्सियल हैं, बहुत ही अजीबोगरीब इनके नेचर हैं, बहुत ही विरोधाभासी हैं। अब इनको एक साथ लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो हम डॉलर डिप्लोमेसी को इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये दो खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, अब हम स्पेस डिप्लोमेसी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस डिप्लोमेसी में एंटर कर रहे हैं। कोई मुझे बता सकेगा कि क्या आज से पहले कभी यूनाइटेड नेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर कोई कानून बनाया था? अगर बनाया था तो उस कानून का नाम क्या था? इंडिया ने बनाया था, यूनाइटेड नेशन। इंडिया कहां कानून बनाने में इससे पहले रहा है, हैं? अरे ये एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे, ऊपर की बात कर रहे हैं। मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की, जब इस तरह की ट्रीटीज होती हैं तो हम ग्लोबल बात करते हैं। पढ़ क्या रहे हो? कब उतरा, कितने बजे उतरा? उतर गया वो। हाँ जी, क्या इससे पहले जो तुम्हारे काम की चीज है, देखो दो तरह की, ये इस खबर के दो आयाम हैं, तीन आयाम हैं। एक, जो चचा बैठते हैं चाय का ग्लास लेके, उतार दिए झंडा, ठीक है, वो आजकल वो चल रहा है कि कई देशों के झंडे पे चांद है, हमारा चांद पे झंडा है, ये सब ठीक है थोड़ी देर के लिए, जो है वो बहुत अच्छा है। फिर दूसरा होता है कि हमने रोवर के नाम याद कर लिए, कितने बजे उतरा, कितने बजे उड़ा, ये हमने याद कर लिया। तो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। कहाँ से उतरा, कहाँ से उड़ा, कौन से जहाज से उड़ा, कितना किलो ईंधन लेके गया था, कितने दिन लगाए, ये फैक्ट होता है। यूपीएससी एनालिसिस मांगता है इसके प्रभाव क्या होंगे। तो पहला इसका प्रभाव होगा स्पेस डिप्लोमेसी। जब तुम स्पेस डिप्लोमेसी वर्ड यूज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इससे पहले आपको पता होगा कि इस धरती पर एक ऐसा भी महाद्वीप है जिस पर कोई देश अपना दावा नहीं कर सकता। पक्का? देखो उनका महाद्वीप बदल रहा है। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया था, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहते हैं? सही से बताना, नहीं याद आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, अंटार्कटिका याद कर लिया होगा, लेकिन किस ट्रीटी के अंतर्गत?
2024 में एग्जाम दोगे ना, तो बहुत पुराने वाले क्वेश्चन के भरोसे कैसे दे दोगे? तो कोई ट्रीटी तो हुई होगी, किसी ने कहा होगा कि ये साइंस के लिए इस पे कोई देश अपना दावा नहीं करेगा। तो ऐसे ही बोले, लूडो खेले, बोले 6 आए तो ऐसा बोलेंगे, 4 आए तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा करते क्या? और एक और ट्रीटी हुई थी कि अंतरिक्ष में कोई देश अपना दावा नहीं करेगा। क्या मुझे उस ट्रीटी का नाम बता सकते हो? क्योंकि उसी समय एक विवाद शुरू हो गया था। हम एक एलीट ग्रुप में शामिल हुए, नाम तो आपने याद कर लिया होगा, कौन से इससे पहले देश है जो चांद पे पहुंच गए? बताओ 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 बताओ। हाँ, यूएस, चाइना, इंडिया। उस ट्रीटी को रशिया और चाइना ने मना कर दिया था साइन करने से। यानी इस एलीट ग्रुप में जिसमें हम कल शामिल हुए हैं, उसमें से 2 देशों ने उस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। उसी दिन तय हो गया था कि स्पेस रेस शुरू होने जा रही है, क्योंकि जो ट्रीटी था वो ये कहता था कि स्पेस पे किसी देश का दावा नहीं होगा। रशिया ने, चाइना ने उस पे साइन करने से मना कर दिया था। उसी दिन तैयार हो गया था कि भाई स्पेस रेस होगी। क्योंकि उस समय अमेरिका अकेले था और ये दोनों साम्यवादी यानी समाजवादी ग्रुप के हैं। अमेरिका पूंजीवादी है। मैं क्या बात करूं, आईआर के बारे में बात करूं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? ऐसा ही है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, विचारधाराओं से चलता है। इससे पहले 3 देश थे, रशिया और चीन। ये दोनों कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। कोल्ड वॉर इन्हीं के साथ हुई थी ना। इनकी जो आर्थिक रणनीतियां हैं वो अलग हैं और दुनिया किसी और चीज से नहीं, सिर्फ इकोनॉमी से चलती है। और उसमें एक ही मेंबर था यूएस, जो पूंजीवादी देश था, वो अलग था। अब इसमें चौथा आ गया, इंडिया, जिसका अपना ही हिसाब किताब, वो मिक्स इकोनॉमी है। हम व्यवहार में पूंजीवादी, आदर्श में समाजवादी। हमारा तो अलग ही हिसाब चल रहा है। इन प्रैक्टिकल वी आर कैपिटलिस्ट, इन आइडियलिज्म वी आर सोशलिस्ट। सैलरी देंगे हम सोशलिज्म के हिसाब से, बगल में मॉल अलग खोल देंगे कि जाओ खरीदो अपने दम पे। हमने एजुकेशन, हेल्थ, सब में तो यही किया। अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा, हाँ। तो हमारा तो अलग ही हिसाब किताब चल रहा था। हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम हैं कौन बेसिकली। बड़ी खूबसूरत लाइन बोली है, लिखा ही नहीं किसी ने, कि हम भारतीय बहुत ही विरोधाभासी नेचर में। हम व्यवहार में पूंजीवादी और आदर्शों में समाजवादी। अगर कोई पूछे गलती से, इंटरव्यू में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारत समाजवादी देश है या पूंजीवादी देश है, तो आप कहते हैं कि सर हम मिक्स इकोनॉमी, हम थोड़ा ये थोड़ा वो, ठीक है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बोला नहीं भाई, क्लियर बात करो कि हम आदर्शों में समाजवादी हैं और व्यवहार में पूंजी। यही हमारी सबसे बड़ी, यही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। एक आईएएस को सैलरी दोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर, हाथ के नीचे जाएगा उसके पैसा करोड़ों रुपए। मनरेगा से लेके, एनआरएचएम से लेके, एमपी लैड से लेके, कितना पैसा जा रहा है और उसको सैलरी दे रहे हो तुम। फिर बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो फिर हो ही जाता है हमारे यहाँ। सारे बवाल की जड़ यही है। तो अब बताओ, तुम एक सिपाही को तुम दे रहे हो पैसा, सैलरी, आदर्शों की बात हो रही है। अरे नहीं, सब कुछ नहीं होता। सैलरी तुम क्या दे रहे हो उसको जरा देखो। रहने के लिए पीले रंग से पुता हुआ छोटा सा क्वार्टर दे दिया, तो वो अपने बच्चे को जब एजुकेशन के लिए लेके जाएगा, फीस उसकी किडनी के बराबर पड़ रही है, कहां से सरवाइव करेगा वो? ठीक है, तो गुप्त रास्तों की खोज हो जाती है हमारे यहाँ। वही चीज है हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या। तो अब ये चौथा शामिल हो गया है, जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कुछ कह ही नहीं पा रहा है। आप अभी देखो, रेलवे का टिकट बढ़ा दो। इस बार नई ट्रेन शुरू हुई, नए स्टेशन की घोषणा हुई ना कुछ दिन पहले, ठीक है। तुम्हारा ध्यान गया होगा कितने स्टेशन आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले नीचे रेल मंत्री का सबसे बड़ा बयान आया, इससे किराए, यात्री किराए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्क्लेमर देना पड़ता है हमें। ऊपर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि जल्दी ही 52 स्टेशन विश्व स्तर के बनाए जाएंगे, आधुनिक किए जाएंगे। नीचे रेल मंत्री का स्टेटमेंट है, इससे आम किराए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस देश में चंद्रयान छोड़ने पे भी छाती पीटी जाती है। हाय हाय, 400 करोड़ में कितने लोगों को खाना दे दिया जाता। ये लग रहा है इनका भंडारा कोई छीन ले गया है। पढ़ो जाके कुछ साल पहले का पेपर, जब चंद्रयान 1 छोड़ा जा रहा था, 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था बेचारा। अभी हमने कोई ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं किया, 600 करोड़ में हमने पहुंचा दिया। उसके बाद भी छाती पीटी जा रही है।
इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। भारत जैसा गरीब देश, ये स्टेटमेंट है, भारत जैसा गरीब देश इस तरह के यान जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो हम बहुत फंसे हुए लोग हैं, हम किसी साइड खड़े नहीं हो पा रहे। अब चौथे क्लब में ये शामिल हो गए। अब देखो क्या होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों से खेल रहे हैं। हमने खेला, हम अमेरिका से भी खेल रहे हैं और हम रशिया से भी खेल रहे हैं, चाइना के साथ भी खेल रहे हैं। तो अभी क्या है, ये स्पेस डिप्लोमेसी बहुत खतरनाक होने जा रही है। और ये बात बहुत पहले तय हो गई थी कि इन दोनों देशों ने बता दिया था कि आने वाले समय में स्पेस रसल टसल होगा ही। इसीलिए कुछ दिन पहले अभी भारत ने एक मिसाइल छोड़कर एक स्पेसक्राफ्ट उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? उसने दिखा दिया कि हम देखो, कल को तुम कोई भी कानून बनाना, हमारा नाम पहले आना चाहिए कि हमने एक स्पेसक्राफ्ट उड़ाया। चाइना ने उड़ाया, हमने उड़ा दिया। हमने एक डेमो को उड़ा दिया कि भाई देखो, हम यहां से बैठे बैठे हम एक स्पेसक्राफ्ट उड़ा सकते हैं। तो इससे हो गया कि नाउ वी हैव एक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो आने वाले टाइम में अगर कोई ग्रुप बनेगा तो हमारे लिए सारे नियम कानून सही रहेंगे, बाकी जो आएगा उसको हम बताते रहेंगे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, जैसे आज हमसे कहा जाता है। सो ये जो चीज शुरू हो रही है, लेकिन अब इस चीज को आगे ले जाने के लिए हमें अब लोगों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीपोलर वर्ल्ड बताया था। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में होता है कि आप अपने साथ कितने लोगों को इकट्ठा करके रख सकते हो, ठीक है। भले आप देखने में कितने दुबले पतले, लेकिन 4 6 7 चल रहे तो होता नहीं। चाचा विधायक हमारे भोकाल, ठीक है, वो भोकाल टाइट करके रखना पड़ेगा। वो भोकाल आएगा पैसे से। तो हमें ब्रिक्स को समझाना पड़ेगा कि यस वी कैन गो विद आवर ओन करेंसी। तो इसीलिए वो जो रसल टसल है वो हमें बंद करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें उस आइडियलिज्म से निकलना पड़ेगा। तो एस जयशंकर जो कहते हैं कि आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आपके राष्ट्र के लिए जरूरी है। और अगर अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जब बना था, हमारे पास पूरे चांसेस थे कि हम उसके सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हो सकते थे। बर्बाद हो गए, हम बाहर चले गए। हमें लगा चाइना अंदर जा रहा है, छोटे भाई को लेके जाएगा। छोटा भाई कौन से हम लोग, हम पड़ोसी की नहीं समझ पा रहे हैं। हमने बहुत सी गलतियां की हैं, अब वो गलतियां करने का टाइम नहीं। हमें जो करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि ये दुनिया क्या होती है, ताकत को समझती है। नासा आ रहा है हमारे साथ, जापान की स्पेस एजेंसी आ रही है, दुनिया भर के लोग छाती पे अपने जो है वो दर्द को दबाए हुए, बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है, हर इस तरह से बात कर रहे हैं हमारे सामने। बहुत बहुत बधाई, उतर गया, ठीक ठाक उतर गया, हमारा रास्ते में दब गया था इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या करें, यही है वर्ल्ड डिप्लोमेसी, हमने कर दिखाया। तो अब पूरी सबको पता चल चुका है, खासतौर पे यूरोपियन एजेंसी को ये खास बात पता चल चुकी है कि अब जो छोटे छोटे देशों का मार्केट है वो हमारे साथ आ जाएगा। क्योंकि दुनिया भर के देश बड़ा महंगा सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, तो बहुत से दुनिया के देश हैं जो इतना महंगा सैटेलाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने साइकिल पे अपना सफर शुरू किया था, तो हम उसी कीमत पे आज भी जहाज उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसी कीमत पे आज भी जहाज उड़ा रहे हैं। और उसकी वजह से उनको पता चल चुका है बहुत बड़ी मार्केट अब हमारे पास आने वाली है, और अब हम खुलने को तैयार हैं। हम जो है कई चीजों को करने को तैयार, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें से कई यंत्र भारत के स्टार्टअप्स ने बनाए, छोटे छोटे। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट आ चुकी है। अब हमने प्राइवेट और पब्लिक को जोड़ना शुरू कर दिया था। नहीं तो ऐसा था कि भाई गवर्नमेंट के अंदर जाने के लिए, मान लो आप एक यूथ हो, आपने कहा कि साहब मैंने ये बहुत बढ़िया बनाया है, एंट्री ही नहीं थी तुम्हारे पास। उसका प्रोसीजर इतना लंबा था, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो ही उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। अभी क्या है, ये बहुत आसान हो गया। कल अगर आपने देखा होगा कि इसरो चीफ का स्टेटमेंट आया कि देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट पार्टनर्स हु डिड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो चलो चलते हैं, जहाज वहाज उड़ाते रहो, लेकिन थोड़ी सी अपने पढ़ने का एटीट्यूड अलग चेंज करो। तो ब्रिक्स पे नजर रखो, ठीक है, और इस पे खासतौर पे नजर रखो। एक नया एरा शुरू हो सकता है, इमरजेंस ऑफ ब्रिक्स करेंसी जो है वो हमारी पूरी दुनिया में आ सकती है, और हम डॉलर डिप्लोमेसी को चैलेंज कर सकते हैं। भूख लगी होगी, जल्दी भग लो, भेज दें, पढ़ा दें, हाँ? अरे नहीं, चले जाओ, भूख लगी है, एक आध लाश वास गिर गई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ